ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। जुमा 17 जुलाई के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। ईरान में रात भर मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से कई अहदाफ को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी रहा। तेहरान ने भी बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन हमले का दावा किया है। दूसरी जानिब कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि उनकी अफवाज ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला कर रही हैं, जबकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने दावा किया कि ईरान अब भी अमेरिकी सदर के साथ मुआहदा करना चाहता है और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी से हाथ खड़े नहीं किए। इस्लामाबाद MOU अमन, बामी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए एक पायदार फ्रेम वर्क की हैसियत रखता है। अगरचे इस मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद को चैलेंजेस का सामना है, ताहम पाकिस्तान तमाम फरीकों की हौसला अफजाई करता रहेगा कि वो तशद्दुद का खात्मा करें और मुफाहमती यादाश्त और 22 जून 2026 के पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी वोटिंग निज़ाम में हैरान कुन कमजोरियों का दावा, चीन पर 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम। First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. इंडिया के जौहरी पावर प्लांट का डाटा लीक, क्या ये तफसीलात किसी खतरे का सबब बन सकती हैं? Indian government is categorically stating that the nuclear safety aspect or those aspects are not affected by this data leak. 500 से ज़ायद रोहिंग्या समंदर में लापता, बड़े इंसानी सानहे का खदशा और आखिरी कॉल, खामोश पहाड़ और 3 दिन का इंतजार। सुनिए पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में पुलिस पर होने वाले हमले की रुदाद। मेरा भाई मुझे लास्ट कॉल कर रहा है कि भाई बस ये लोग पहुंच गए, ये जो है अब हमें इरगमाल कर रहे हैं, अभी हमें मारने वाले, हमारे पास बुलेट नहीं है। उस साइड पे 11 पड़े हुए थे, 10 जो है 10 वो कोने के साइड पर पड़े हुए थे, किबले के साइड पर। तो हम लोगों ने ये बोला कि हम लोगों के साथ 3 पिकअप है, साथ करेंगे, ये जो है 21 बनता है, 21 में ये है। रूस के साथ जारी जंग के दौरान यूक्रेन एक नए सियासी बहरान से दोचार। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से मकबूल वजीर दिफा मिखाइलो फेदरोव को ओहदे से हटाने के फैसले के बाद दारुल हुकूमत कीव में एहतजाजी मुजाहिरे। सैकड़ों मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत कीव के एक मरकजी चौक पर जमा होकर यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के झंडे लहराते हुए शर्म करो और फेदरोव को वापस लाओ के नारे लगाए। दिल्ली में 20 दिन से जारी भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की हालत तशवीशनाक। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं, इस पर सोनम वांगचुक है, जो पिछले कुछ हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इनका ग्लूकोज लेवल कम होता जा रहा है, सेहत मुसलसल खराब होती जा रही है और वजन लगभग 9 किलो घट चुका है। बरतानिया में खून के नमूने लेने का नया तरीका मुतारिफ, जिसमें सुई का इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत से लोग खून के टेस्ट और के खासे तकलीफ दे तजुर्बात से गुजरते हैं, उन्हें बार बार मुआयना करवाना पड़ता है, इससे सबको परेशानी होती है। मेरे लिए, तीमारदार के लिए और सबसे बढ़कर मरीज के लिए सबका हाल बुरा होता है। टैप डिवाइस ने ये बिल्कुल बदल दिया है। ये जिल्द के नीचे मौजूद कैपिलरीज से ऐसे खून खींच लेता है कि महसूस नहीं होता, न बड़ी सुई न कोई हंगामा। जानिए $5 करोड़ में फरोख्त होने वाला दुनिया का सबसे कीमती डायनोसॉर गस अरबपति शख्सियात की तवज्जो का मरकज कैसे बना। मेरे ख्याल में ये देखना कि लोगों के लिए साइंस कितनी अहम है और लोगों में इसका कितना शौक है, बहुत उम्दा बात है। ये आमतौर पर साइंस के लिए खुशाइंद है। हमें कामयाब बोली लगाने वाले की शिनाख्त के बारे में कुछ अरसे तक पता नहीं चलेगा, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी बड़ी कीमत किसी अजायब घर ने अदा की होगी। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में जुमे की शब एक और बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब ईरान के मुख्तलिफ सूबों में अमरीकी फिजाई हमलों की एक नई लहर देखी गई है, जबकि इसके जवाब में ईरान ने खित्ते में अमरीकी मफादात और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे किए हैं। दोनों ममालिक के सरकारी बयानात और इलाकाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर होने वाली कार्रवाइयों ने खलीज के खित्ते में जंग के मजीद फैलने के खदशात को बढ़ा दिया है। ईरान के जनूबी सूबे हुर्मुज़गान के गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक अमरीकी हमलों में कम अज कम 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। ईरानी खबर रसा इदारों के मुताबिक बंदर अब्बास से खमीर तक मरकजी शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि कैशर से कोहरिस्तान जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई है। फार्स न्यूज एजेंसी ने हुर्मुज़गान के हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया कि बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन को भी रात गए निशाना बनाया गया है, जिसके बाद रेस्क्यू और फायर फाइटिंग की टीमें फौरी तौर पर जाए वकूए पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले सिर्फ हुर्मुज़गान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि बू शहर, लरिस्तान, ईरान शहर और बंदर लंगा के करीब भी मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया गया है। महर खबर रसा एजेंसी ने बू शहर में मुतअद्दिद धमाकों की इतला दी, जबकि सूबे के नायब सियासी व सिक्योरिटी गवर्नर एहसान जहानियान ने तस्दीक की कि दश्ती काउंटी के एक मुकाम बू शहर एयरबेस और बहरी अड्डे पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए हैं। उधर लरिस्तान के नायब गवर्नर ने भी कहा कि सूबे के विजियान जिला में एक मुकाम पर फिजाई हमला किया गया, तहम अहदाफ की मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। ईरान के जनूब मशरकी शहर ईरान शहर में वाक़े हवाई अड्डे पर भी हमले की इतला मिली है। सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक इस हमले में एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि फास्ट न्यूज़ के मुताबिक हवाई अड्डे की बिजली की तनसीबात और ईंधन के ज़खायर को नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान बंदर खमीर में पुलों पर हमले के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 7, जबकि जख्मियों की तादाद 9 बताई गई है। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें ताकि इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट न आए। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपनी ताज़ा फौजी कार्रवाई मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों ने ईरान के दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी फौज के मुताबिक इन अहदाफ में फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, फौजी रसद का ढांचा और बहरी सलाहियतों से मुतल्लिक तनसीबात शामिल थी। उधर ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमेरिकी फौजी मफादात पर कार्रवाइयों का दावा किया है। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि शाम के इलाके तनफ में कायम अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया, जहां एक रेडार निज़ाम, मुतादिद खसूसी हेलीकॉप्टर और अमेरिकी फौजी मौजूद थे। पासदारान इनकलाब ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि उन्होंने ओमान में 2 अमेरिकी रेडार मराकज़ को भी तबाह कर दिया है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आज अल सुबह सलाला में बहरी कंट्रोल रेडार और ओमान के इलाके गनम में वाक़या अमरीकी फिजाई कंट्रोल रेडार को तबाह कर दिया है। एलामिया में जोर दिया गया है कि ईरान की दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां ताकत के साथ जारी रहेंगी और आबनाए हुर्मुज़ पासदारान इनकलाब की नेवी के कंट्रोल में रहेगा। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। खलीज के दीगर ममालिक भी इस कशीदगी की लपेट में आए हैं। कुवैत की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि इसकी फ़िज़ाई दिफाई अफवाज ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में मसरूफ़ रहीं और मुल्क भर में सुनी जाने वाली धमाकों की आवाज़ें इन्हीं इंटरसेप्शन कार्रवाइयों का नतीजा थी। वजारत के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइलों के मलबे से कुछ नुकसान ज़रूर हुआ, ताहम इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। बहरीन में भी ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने के दावों के बाद खतरे के सायरन बजा दिए गए। बहरीन की वजारत दाखिला ने शहरियों से पुरसुकून रहने और करीबी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि बहरीन के सखीर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौज के हेलीकॉप्टरों और निगरानी करने वाले तैयारों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, ताहम बहरीनी या अमरीकी हुकाम ने इन दावों की तस्दीक नहीं की। इराक में भी सिक्योरिटी खदशात में इजाफा देखा गया है। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने ने इरबिल पर हालिया ड्रोन हमले के बाद अमरीकी शहरियों को इंतहाई मोहतात रहने, इराक का सफर ना करने और एहतजाजी मुजाहिरों या मुमकिना हमलों के मुकामात से दूर रहने की हिदायत जारी की है। सफारत खाने ने यह भी कहा कि हंगामी हालात में अमरीकी हुकूमत की इमदादी सलाहियत महदूद हो सकती है। कतर ने भी तस्दीक की है कि जुमे की सुबह ईरान से आने वाले हमलों के दौरान फिजाई दिफाई कार्रवाई में गिरने वाले मलबे से एक बच्चा जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद
इमदाद फराहम की जा रही है। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क की मुसल्लह अफवाज मुतअद्दिद फिजाई हमलों को रोकने की कार्रवाइयों में मसरूफ रहीं। उधर पासदारान इनकलाब ने एक और अहम दावा करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज पर ईरानी फोर्सेस का मुकम्मल कंट्रोल है और जब तक मौजूदा फौजी कशीदगी बरकरार रहेगी इस अहम बहरी रास्ते से तेल और गैस की बरामदात मुअत्तल रहेंगी। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो आलमी तवानाई की मंडियों, तेल की कीमतों और बैनुल-अक़वामी तिजारत पर इसके दूररस असरात दोबारा मुरतब हो सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ किए गए मुतअद्दिद फौजी दावों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी है, जबकि खित्ते की मजमूई सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। ताहम आबनाए हुर्मुज के कंट्रोल का तनाज़ा हल ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुआहिदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। देखिए मशरिक़ वस्ता से बारबरा प्लेट की ये रिपोर्ट। अब MOU मेरे ख्याल में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि उसकी ज़्यादातर शराइत अब ख़त्म हो चुकी हैं। इस मुआहदे का मकसद जंग के खात्मे के लिए संजीदा मुज़ाकरात का रास्ता बनाना था, लेकिन अब इनमें से ज़्यादातर शराइत पर अमल नहीं हो रहा, जैसे कि आबनाए हुर्मुज को खोलना। ईरान के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार ने एक बयान में कहा है कि आबनाए हुर्मुज ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है और वो इसकी हिफाजत के लिए लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आबनाए हुर्मुज को ईरान की बका की जंग करार दिया है। उसने अपनी बात की बुनियाद इसी मुआहदे पर रखी है। उन्होंने कहा है कि मुआहदे में ऐसे इंतजामात का जिक्र था जिनके तहत ईरान को वहाँ निगरानी करनी थी, हालांकि वो बातें बहुत मुबहम थी। ईरानियों ने इसका मतलब ये निकाल लिया कि वो उसके रास्ते को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि अमरीकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम टीवी खिताब में चीन पर 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया और अमरीकी वोटिंग निज़ाम में हैरान कुन कमजोरियों का दावा किया है। ट्रंप ने जुमेरात को व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए एक बार फिर वोटर धांधली और 2020 के इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत के ऐसे दावे दोहराए जिनके हक में अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इन इंतखाबात में वो जो बाइडन से शिकस्त खा गए थे। वस्त मुद्दती इंतखाबात से 3 माह कबल किए गए इस आधे घंटे के खिताब में उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटेलिजेंस की सैकड़ों खुफिया फाइलें आवाम के लिए जारी कर दी हैं, जो उनके बकौल इस दावे की तायद करती हैं कि बीजिंग ने बाइडन के हक में इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी। Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. The American people, our beautiful, our great American people, वाज़ेह है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे पहले ही ये नतीजा अखज़ कर चुके हैं कि चीन ने 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की थी। ट्रंप ने अपने खिताब के दौरान अपनी आला टीम के कई अरकान को अपने साथ रखा, ताहम साफियों को सदर से सवालात पूछने की इजाज़त नहीं दी गई। अपनी तकरीर में उन्होंने चीन पर 22 करोड़ वोटर फाइलों, जिनमें ज़ाती मालूमात भी शामिल थी, कि गैर कानूनी हुसूल का इल्ज़ाम भी लगाया। ट्रंप ने कहा कि 18 रियासतों में वोटरों का डाटा चीन ने खरीदा, चोरी किया या हैक किया और इन अफराद पर तनकीद की जो उनके बकौल इस मामले से आगाह थे, लेकिन उन्होंने इस दरियाफ्त से हुकूमती हुकाम या कांग्रेस को मुतला नहीं किया। ट्रंप ने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया कि चीन ने मुबैना तौर पर हासिल की गई मालूमात को वोटिंग निज़ाम में तब्दीली या इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया था। उनकी तकरीर के जवाब में वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स से कहा कि बीजिंग ने ना कभी अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की है और ना कभी करेगा। BBC ने भी इस मामले पर चीनी वजारत खारजा से मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया है। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं ने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात की साख और सलामती पर शकूक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके जरिए उनकी बाकी मुद्दत सदारत के दौरान कांग्रेस का कंट्रोल तय होगा। सेनेट डेमोक्रेट्स के सरकर्दा रहनुमा शोमर ने तकरीर के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अमेरिका में वोटर अपने रहनुमा मुंतखब करते हैं, इसका उलट नहीं।
उन्होंने मजीद कहा, डेमोक्रेट्स भरपूर जिद्दोजहद करेंगे ताकि हर अमरीकी वोटर डोनाल्ड ट्रंप की किसी रुकावट या मुदाखलत के बगैर आजादाना तौर पर अपना वोट डाल सके। सदर के रिमार्क्स अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के पहले से मौजूद जायजों के बरक्स हैं। 2021 में अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इदारे को बहुत ज्यादा यकीन है कि चीन ने 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हमारी तशखीस ये है कि चीन ने इंतखाबात में मुदाखलत की कोई कार्रवाई नहीं की, और अगरचे उसने असर व रसूख इस्तेमाल करने के इम्कानात पर गौर किया, लेकिन ऐसे इकदाम नहीं किए जिनका मकसद अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज को तब्दील करना हो। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मुमकिन वजह यह थी कि चीन किसी भी इंतखाबी नतीजे को अपने लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं समझता कि पकड़े जाने की सूरत में मुमकिन रद्द-ए-अमल का खतरा मोल लेता। ट्रंप ने यह खिताब एक नए वाशिंगटन पोस्ट सर्वे के बाद किया, जिससे जाहिर हुआ कि उनकी मकबूलियत की शरह कम होकर 37% रह गई है, जबकि बहुत से वोटर महंगाई और ईरान के साथ जारी जंग के हवाले से भी मायूसी का शिकार हैं। इंडिया के सरकारी जोहरी इदारे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ने मुल्क के सबसे बड़े कोडन कोलम जोहरी पावर प्लांट से मुतल्लिक मुबैना डाटा लीक की खबरों पर वजाहत करते हुए कहा कि मंजर आम पर आने वाली मालूमात का जोहरी तहफ़्फ़ुज़ या सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इदारे के मुताबिक लीक होने वाली फाइलें प्लांट की तामीर, इंजीनियरिंग, सामान की खरीदारी और नाम निहाद कॉमन सर्विस फैसिलिटीज से मुतल्लिक हैं, जो आम सनती मनसूबों में भी इस्तेमाल होती हैं। ये वजाहत उस वक्त सामने आई है जब खबरसा इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि हैकर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने तकरीबन 19,000 डिजिटल फाइलें चोरी करके डार्क वेब पर शाया करने का दावा किया है, जिनमें मुबैना तौर पर प्लांट के नक्शे, वेंटिलेशन सिस्टम, कंट्रोल रूम और ज़ेर तामीर यूनिट से मुतल्लिक दस्तावेजात भी शामिल हैं। Indian government is categorically stating that the nuclear safety aspect or those aspects are not affected by this data leak. The Indian government statement, particularly from the Nuclear Power Corporation, goes on to state specifically that the particular data leak that took place pertains to some of the external aspects of the plant or the external constructions of the plant. Let me also give some additional information which is known openly that this Kudankulam nuclear power plant is essentially an Indo-Russian project, and most of the crucial nuclear power generating systems of this plant are from this Russian company known as Rosatom and Atomstroy Export. अगरचे भारतीय हुकाम का इसरार है कि हसास जोहरी मालूमात महफूज हैं, तहम बैनुल अक़वामी जोहरी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर लीक होने वाली फाइलों में तनसीब के ब्लू प्रिंट्स, कूलिंग सिस्टम, पाइपलाइनों या अंदरूनी ढांचे की तफसीलात मौजूद हैं तो ये सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक ये डाटा प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर से हासिल किया गया, जिसकी कंपनी ने भी तस्दीक की है, जबकि भारतीय साइबर सिक्योरिटी इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। तमिलनाडु में वाक़े कोडन कोलम जोहरी पावर प्लांट रूसी ताउन से तामीर किया गया है और ये इंडिया के जोहरी तवानाई के मुस्तकबिल के मनसूबों में मरकजी हैसियत रखता है। इंडिया मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार के लिए जोहरी बिजली पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। इस वक्त मुल्क के 7 जोहरी बिजली प्लांट्स के 25 रिएक्टरों से 8,880 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और आने वाले वर्षों में जोहरी बिजली की पैदावार 3 गुना करने का मंसूबा भी बनाया गया है। इंडिया ने 2025 और 26 के बजट में भी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का ऐलान किया था। इस तवील मुद्दती प्लान के तहत 2047 तक जोहरी बिजली की पैदावार 100 गीगावाट तक पहुंचाने का मंसूबा है। 500 से ज़ायद रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के समंदर में लापता होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिन्हें ले जाने वाली 2 कश्तियां 29 जून को म्यांमार की रियासत रखाइन से रवाना हुई थी और इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। इंसानी हकूक़ की तंजीम अराकीन प्रोजेक्ट के मुताबिक दोनों कश्तियों में तकरीबन 530 अफराद सवार थे, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की भी थी। मानसून के मौसम, समुद्री तूफान और खस्ता हाल कश्तियों के बाइस खदशा है कि दोनों कश्तियां रास्ते में उलट गईं और शायद बहुत कम या कोई भी मुसाफिर जिंदा ना बच सका हो। तंजीम के मुताबिक ये पनाहगज़ीन म्यांमार के जनूबी साहिल के रास्ते थाईलैंड होते हुए मलाइशिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उधर बांग्लादेश के साहिल से एक खातून की लाश, जबकि म्यांमार के साहिली इलाकों के करीब समंदर से मजीद कई लाशें मिलने की इतलात सामने आई हैं, जिन्हें इन लापता कश्तियों से जोड़ा जा रहा है। रखाइन में जारी जंग, मवासलाती राब्तों की बंदिश और रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की इंतहाई खराब मुआशी और इंसानी सूरत हाल के बाइस हज़ारों अफराद अब भी खतरनाक समुद्री रास्तों के जरिए बेहतर जिंदगी की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर हैं।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत के पहाड़ों में पुलिस पर होने वाला हमला सिर्फ एक सिक्योरिटी वाक़या नहीं बल्कि ऐसे मुतअद्दिद सवालात छोड़ गया जिनके जवाब मुतासरा ख़ानदान आज भी मांग रहे हैं। एक पुलिस एहलकार की आखिरी फ़ोन कॉल, 3 दिन बाद मुकामी बुजुर्गों के जरिए लाशों की वापसी और हमले के दौरान कमक न पहुँचने के दावे इस वाक़े को बलूचिस्तान के हालिया बरसों के सबसे अहम हमलों में शामिल करते हैं। रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील ने मुतासरा ख़ानदानों, लाशें वापस लाने वाले बुजुर्गों, मुकामी अफराद और हुकूमती मौक़िफ़ की बुनियाद पर इस हमले की तफसीलात जानने की कोशिश की है। मेरा भाई मुझे लास्ट कॉल कर रहा है कि भाई बस ये लोग पहुंच गए, ये जो है अब हमें इरगमाल कर रहे हैं, अभी हमें मारने वाले, हमारे पास बुलेट नहीं है। उस साइड पे 11 पड़े हुए थे, 10 जो है 10 वो कोने के साइड पर पड़े हुए थे, किबले के साइड पर। तो हम लोगों ने ये बोला कि हम लोगों के साथ 3 पिकअप है, साथ करेंगे, ये जो है 21 बनता है, 21 में ये है। जब भी मौका मिलता था हम उनसे बात करता था कि आप तो कहते हैं कि हम तहरीक तालिबान हैं, तो आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी जो कुछ आप कर रहे हैं तो आप भी पश्तून हैं, ये भी पश्तून है, तो 1 या 2 गोली इनका जलता, इतनी ज़्यादा गोलियां तुमने क्यों इस्तेमाल की। 1 साल बाद हमें इलाका खाली करना पड़ा, जिसका मैंने 1 साल पहले खदशे का इजहार भी किया था कि हमारे साथ कुछ और भी होने वाला है, लेकिन ना सियासतदानों ने, ना ही गवर्नमेंट पे बैठे लोगों ने, ना ही इंतज़ामी अमूर चलाने वाले ने मेरी बात पे गौर किया। पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। चंद माह कबल ही उनकी मंगनी हुई थी और अब उनके बड़े भाई मोहम्मद साबिर कोयटा में उनकी मैयत के साथ एहतिजाजी धरने में मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ उन पुलिस एहलकारों में शामिल थे जो 6 जुलाई को जिला ज़ियारत के इलाके मांगी डैम की चेक पोस्ट पर होने वाले हमले में हलाक हुए। मोहम्मद साबिर बताते हैं कि आसिफ पहले लेविस फोर्स में खदमात सरअंजाम देते थे, बाद अज़ां उन्हें बलूचिस्तान पुलिस में ज़म कर दिया गया और उसको जालिमों ने शहीद कर दिया। उनके मुताबिक हमले के दौरान आसिफ मुसलसल फ़ोन पर राब्ते में रहे और मजीद नफरी की मदद भी मांगते रहे, लेकिन मदद नहीं पहुंच सकी। लेविस का क्या काम, पुलिस का क्या काम है, इलाके में आमद बुलाना, कोई झगड़ा हो जाए गाँव में, इलाके में, इनका ये काम नहीं है कि जाके आप प्लाने के साथ लड़ो, बगैर हथियार के जाओ। मेरा भाई मुझे रो के बता रहा है, एक इससे जो आपको रो के बता रहा है, भाई हमें बुलेट पहुंचाओ। उसने कहा कि हम निकलेंगे नहीं, लेकिन आप हमें बुलेट पे पहुंचाओ। बुलेट की गाड़ी गई, जिसने भी ये काम किया है कि उसको वापस बुलाया है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके पाकिस्तान के लिए ने जान कुर्बान की है। मेरे वालिदा जो है अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि उसका बेटा अभी शहीद है। मुझे फुसबा पूर्ण कर रही है कि अब मेरे बेटे से बात कराओ। मैंने कहा उसका मोबाइल गुम हो गया है, किसके पास हम जाए। मांगी डैम चेक पोस्ट पर हमले के नतीजे में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन ने पहले ज़ियारत के रास्ते पर धरना दिया, जिसके बाद मैयतों समेत यहाँ कोयटा में धरना दिया हुआ है। लवाहिकीन और यहाँ आने वाली सियासी क़यादत का ये कहना है कि शिद्दत पसंद गिरोहों और तंजीमों का इस इलाके में असर रसूख बढ़ रहा है, जिसकी रोकथाम की जाए, जिसमें अभी तक हुकूमत नाकाम रही है। ये सूरत जानने के लिए हमने ज़ियारत जाने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि हमले के बाद ज़िले ज़ियारत की मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उस रात चेक पोस्ट पर क्या हुआ। पंपिंग स्टेशन 3 वो पॉइंट है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात नहीं है। पंपिंग स्टेशन 3 पर 1 या 2 जवान जो पुलिस के होते हैं वो वहाँ डिप्यूट होते हैं। तो इत्तला मिली कि पंपिंग स्टेशन 3 पर कोई अटैक हुआ है और ये इत्तला कोई रात को 8-9 बजे के करीब इत्तला आई, जिस पर ज़ियारत में जो अवेलेबल जो पुलिस थी उसको मज़ीद रीइंफोर्समेंट के लिए वहाँ पर भेजा गया। तो चूँकि पहला जो डैम की बॉडी का एरिया है वहाँ से पंपिंग स्टेशन 3 कोई तकरीबन 30 किलोमीटर्स का एरिया और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है। वहाँ पर नफरी ने जब पहुँचने की कोशिश की
तो लाजमी सी बात है वो जो दहशतगर्द थे वो वहाँ पर प्रिपेयर थे उस अंदाज में, उसमें उनके साथ कॉम्बैट का जो भी ऑपरेशन हुआ, जो भी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में इब्तदाई रोज़ जो है हमारे सामने ये इत्तला आई कि तकरीबन 9 के करीब जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, जिनमें 2 SHO भी शामिल थे, उन्होंने जाम शहादत नोश की। कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने एक और साइड से मूव करने की कोशिश की, लेकिन वो उस जगह तक नहीं पहुंच सके, जो बाद में वापस भी आए, जिनकी तादाद तकरीबन 6 के करीब थी। और 11 के करीब एहलकार ऐसे थे जो किसी जगह पर उनके नरगे में आए, जिन्हें दहशतगर्दों ने अगवा किया और बाद में उनका कत्ल किया। हमले में हलाक होने वाले बेशतर एहलकारों की सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई है, तहम बाज़ लाशों की शनाख्त में मुश्किलात भी पेश आईं। मुतासरा खानदानों का कहना है कि कई लाशें बुरी तरह मसख हो चुकी थीं। इसको मारा तो शहीद हुआ, ठीक है, कुर्बान हो गए शी, लेकिन आपने जालिम, आपने एक बार बाला बुलेट मारे, फिर उसके बाद इसको तेजाब पिलाया गया, फिर उसके बाद इनके चेहरे को जलाया गया। कोई भी चेहरे से पहचान नहीं हो सका। मेरे भाई का पाँव में थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से हमने पहचाना, कपड़ों की वजह से पहचाना, चेहरा दिखने के काबिल नहीं, इस चेहरे को हमने लपेट दिया सबके। एहतजाजी धरने में शरीक बाज लवाहिकीन का कहना है कि वो खुद जाए वकवा से लाशें लेने गए थे। उनके मुताबिक इस मकसद के लिए उन्हें हमलावरों से रब्ता भी करना पड़ा। उनका दावा है कि हमलावर पश्तो बोल रहे थे, लेकिन वो मकामी नहीं लग रहे थे। इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। तो उन्होंने कहा कि हमारे मशरान की हिदायत है कि जो भी बंदा ज्यादा चढ़ता है उन पर ज्यादा गोलियां चलाओ। तो इसीलिए जो मुंह चलाता था हमने उसके मुंह में गोलियां मारी और हमने देख लिया कि चेहरा नहीं था। जो आदमी बोलता था कि पाँव से अपने टांगों से आगे पेशकदमी ज्यादा करता था, उनकी टांगे हमने इस तरह करते थे। तो हमने उनसे भी ये भी कहा कि आपके पास इतने बंदे थे, आपने 5 बंदे छोड़ दिए थे। उन्होंने ये कहा कि उनके मशरान ने हमारे मशरान के साथ राबिता करके जमानत दी, हमने उनको छोड़ दिए। इन लोगों के मशरान कोई हमसे राबिता नहीं करते थे। हम शाम तक इनको यही कह रहे थे कि आप मशरान से राबिता करें और हमारे सामने ना आ जाए। इनके मशरान कोई नहीं थे। सिंगल कर दिया था कि वो जो है ना ऐसा तक पहुंच जाए। मिसाल इधर तो नहीं आता था ना, क्योंकि डबल डोर। हाजी ज़ैनुल्लाह भी उन बुजुर्गों में शामिल थे जो अपनी पिकअप में जाए वकवा से लाशें वापस लाए। उनका कहना है कि उनका भांजा भी हमले में हलाक हुआ। उनके मुताबिक वो 3 गाड़ियों में लाशें लेने गए थे। तो साथी हमारा साथ गाड़ी में रवाना हो गया। हम लोगों ने 30 गज प्लास्टिक भी ले लिया उधर से हम लोग रवाना हो गए उधर। जब वहाँ पर पहुँच गया तो मैं जो था ये 11 बंदे इस साइड पर पड़े हुए थे। शाम की मगरिब की अज़ान नमाज के बाद हम लोग उधर पहुंच गए। तो ये 2 हमारे साथ, तीसरा अभी वो नहीं है, मैं था 4। इसमें हम लोगों ने 7 दाने डाल दिया, प्लास्टिक बिछा करके फिर इसमें 7 दाने डाल दिए एक दूसरे के ऊपर, जैसे वो बकरियां ज़बा करता है एक दूसरे के ऊपर रखता है, इस तरह हम लोगों ने रख दिया। फिर वो एक साइड से भी प्लास्टिक हम लोगों ने उठाया, दूसरे साइड से भी फिर हम लोगों ने रस्से से बांध लिया, क्योंकि वो लोगों का जिस्म ख़राब था, मिसाल ऐसे उबले हुए थे। फिर हम लोगों ने बांध लिया कि रास्ते में गिर नहीं जाए। फिर जो है 4 जब इधर रह गया, 11 से जब 4 रह गया, दूसरा गाड़ी में 4 डाल दिया। फिर उधर गया हम लोग, उस 10 में से जो है 3 इसमें और डाल दिया, ये 7 पूरा हो गया। फिर वो दूसरे के लिए 7 पूरा हो गया, ये तो तीनों में 21 दाने हम लोग डाल दिए। फिर हम लोग वापस रवाना हो गया उधर से। तो उधर उसके हालात बहुत ख़राब थे, पहचाने नहीं जाते थे। तो इस वजह से हम लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ये आपके सरकारी एहलकार थे, आपने क्यों इतना जुल्म किया? 3 दिन उधर पड़े थे, आपके साथ हर सहूलियत था। ये हमारा पुरानी गाड़ी का इसका क्या ज़रूरत था? इसके लिए तो एम्बुलेंस से ज़रूरत पड़ता था ना, कि एम्बुलेंस में रखता था, सही तरीके से उसको लाता इधर ही। मेरे अकब में नज़र आने वाले कोहे मुर्दार से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जो मांगी डैम वाक़ है, जहां पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी कालदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड स्टडीज़ के आदाद शुमार के मुताबिक ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान कालदम TTP और उसके इत्तेहादी ग्रोहों ने 80 हमले किए, जिनमें 188 अफराद हलाक जबकि 200 के करीब
जख्मी हुए। मकामी लोगों का हुकूमत से शिकवा है कि इन गिरोहों की पेशकदमी रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। उनके मुताबिक मांगी डैम पर होने वाला हमला भी हुकूमत की इसी गफलत और कमज़ोर सिक्योरिटी इंतजामात की अक्कासी करता है। इनको निकालो ताकि ये दोबारा ना आए, ये इसके पीछे भी एक सोच थी। मंगला गांव, जहां से कई पुलिस एहलकारों की लाशें लाई गईं, नज़ीर बाज़ई का आबाई गांव है। ताहम 2 साल पहले उन्हें अपना गांव हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। उनका कहना है कि इस इलाके में शिद्दत पसंदों की कार्रवाई गुज़िश्ता अरसे से जारी हैं। उनके 2 भाई बारूदी सुरंग के धमाके में हलाक हो गए थे, जबकि एक भाई को मुसल्ह अफराद अगवा कर ले गए, जिसके बाद पूरा खानदान इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गया। देखिए, हमारा तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कुछ जगह इस तरह आती हैं जहाँ पे आपको 5 इंच भी उस तरफ नहीं जा सकते। ये कुछ मखसूस पॉइंट होते हैं, सारी इस तरह नहीं होते। तो यहाँ पे सुबह पहले 10 बजे वो जो मशीनरी थी, कोयला भी इतना नहीं है, 15 दिन में एक तकरीबन 30 या 35 टन 15 दिनों में वो लाते थे गाड़ी में, रॉकेट गाड़ी में। तो उस मशीनरी को जहाँ पे वो लोग अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करवाते थे, उनको आग लगाई, फिर पर्ची मजदूरों के हाथ में पकड़ाई कि अब जाए, उनको बोले कि भाई आप अगर अपने गैरत है तो आप आ जाए। अब मेरे भाई तो गैरती तो है, वो पहाड़ों के लोग हैं, वो जज्बात में आकर उसने फ़ोन किया और वो सारे निकल गए। फिर यहाँ पे जो उन लोगों ने बारूदी मवाद रखा था, वो रिमोट कंट्रोल वो थे कि जितने फासले पे ये रिमोट काम करते हैं, वहाँ पे लोग बैठे थे और वो रिमोट कंट्रोल जो है ना उसने धमाका करवाया। बहुत बड़ा सानिया होता है कि घर से 2 जनाजे एट ए टाइम निकलते हैं। तो उस दौर में अगर आपके पास, मेरे पास कोई भी नहीं आया, जो भी होता तो हमें बुलाते थे। मंगला में न कोई आया है, न वहाँ पे कोई मतलब मुकाबला हुआ है, न किसी ने मुज़ाहिमत की है सरकार की तरफ से। सरकार की मैं बात करता हूँ। 1 साल बाद हमें इलाका खाली करना पड़ा, जिसका मैंने 1 साल पहले खदशे का इजहार भी किया था कि हमारे साथ कुछ और भी होने वाला है। लेकिन ना सियासतदानों ने, ना ही गवर्नमेंट पे बैठे लोगों ने, ना ही इंतज़ामी अमूर चलाने वाले ने मेरी बात पे गौर किया और हमारे साथ फिर हो गया। मेरे भाई को अगवा किया और उसके बाद हमें हिजरत करना पड़ा। ज़ियारत और हरनाई में अक्सरियत पश्तून आबादी है, लेकिन यहाँ बलोच आबादी भी मौजूद है। ताहम इन अज़ला की सरहदें बलोच अक्सरियती इलाकों जैसे सिब्बी और कोहलू से मिलती हैं। यही दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला मुख्तलिफ अज़ला को आपस में जोड़ता है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अस्करियत पसंदों की नकल व हरकत के लिए ये अहम रास्ता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत का दावा है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताउन मौजूद है। ताहम हुकूमत ने इस दावे के हक में अवामी सतह पर तफसीली शवाहिद पेश नहीं किए। हमारे पास ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस मौजूद है, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो कौमियत के नाम पे हो, उन सब के नेक्ससेस मौजूद हैं। रियासत के ख़िलाफ़, रियासत के इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के शहरियों के ख़िलाफ़ अगर वो बंदूक उठाकर कार्रवाई करेंगे तो उन्हें उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। देखें, टीटीपी के एलिमेंट्स इस इलाके में मौजूद होने को मैंने आपसे पहले भी डिनाई नहीं किया, और वो अब भी नॉन स्टेट एक्टर्स की अगर आप बात करते हैं, प्रेजेंस इस इलाके में हमें फील होती रही है, हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलती रही हैं, लेकिन इस कदर बड़ी तादाद में उनकी प्रेजेंस है, ये हमें पहली बार डिस्क्लोज हुआ। चेक पोस्ट पर हमले के दौरान मुबैना गफलत के इल्जाम में एक एसएसपी को मुअत्तल कर दिया गया है और वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम की गई है। ताहम हलाक होने वाले एहलकारों के लवाहिकीन का मुतालबा है कि वाक़े की तहकीकात अदालती कमीशन के जरिए कराई जाए। जबकि मुतासरा खानदानों का कहना है कि वो सिर्फ इंसाफ ही नहीं बल्कि यकीन दहानी भी चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। बलूचिस्तान में बलोच अक्सरियती इलाके हों या पश्तून अक्सरियती, अमन ओमान की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल हुकूमत के लिए मुसलसल एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है।
रूस के साथ जारी जंग के दौरान यूक्रेन एक नए सियासी बहरान से दो चार है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से मकबूल वज़ीर दिफा मिखाइलो फेदरोव को ओहदे से हटाने के फैसले के बाद दारुल-हुकूमत कीव में इhtजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। दूसरी जानब रूस के फ़िज़ाई हमले भी बदस्तूर जारी हैं, जबकि यूक्रेनी फ़ौज भी जवाबी कार्रवाइयों का दावा कर रही है। जंग के बीच सामने आने वाली इस सियासी पेशरफ्त पर मबनी समरा फातिमा की ये रिपोर्ट सुनिए। यूक्रेन में सदर ज़ेलेंस्की के मकबूल वज़ीर दिफा मिखाइलो फेदरोव को हटाए जाने के हैरान कुन फैसले के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन ने दारुल-हुकूमत कीव के एक मरकजी चौक पर जमा होकर यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के झंडे लहराते हुए शर्म करो और फेदरोव को वापस लाओ के नारे लगाए। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने अभी तक अपने इस फैसले की वजाहत नहीं की है, जिसकी वजह से फ़ौज में भी खासी नाराज़गी पाई जा रही है। 35 साला फेदरोव को मुलाजमत में सिर्फ 6 माह हुए थे और उन्हें रूस के खिलाफ ड्रोन्स की जंग की तोसी में एक अहम शख्सियत के तौर पर देखा जाता था। यूक्रेन में कुछ लोगों ने उनकी बरतरफी को उनके और ज़्यादा रिवायती सोच रखने वाले कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की के दरमियान कशीदगी से भी जोड़ा है, जिसका इशारा खुद मिस्टर फेदरोव ने दिया था। उनकी बरतरफी, जो यूक्रेन की हुकूमत की वसी तर तब्दीली का एक हिस्सा है, उस वक्त सामने आई जब कीव को एक और रात रूसी फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। शहर में मुतअद्दिद धमाकों के बाद मेयर विताली क्लिचको के मुताबिक कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। कीव को हालिया हफ्तों में बार बार बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन भी रूसी अहदाफ को निशाना बना रहा है। फ़ौज ने कहा कि उसने बुहीर असवद और बुहीर अज़ूफ में रात भर 6 रूसी टैंकरों को निशाना बनाया। BBC मॉनिटरिंग के रूस के एडिटर विटाली शेवचेंको कहते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि मिखाइलो फेदरोव इंतहाई मौसर रहे हैं। गुज़श्ता चंद महीनों में ड्रोन्स का जो इस्तेमाल देखा गया है, जो रूसी अफवाज के खिलाफ इंतहाई मौसर हथियार साबित हुए हैं, ये बड़ी हद तक उन्हीं का आइडिया था और अब उन्हें तब्दील किया जा रहा है। इस मरहले पर यूक्रेन को जिस चीज़ की सबसे कम ज़रूरत है वो सियासत और वजारत दिफा के अंदर पैदा होने वाला इंतशार है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, सैकड़ों और मुमकिन तौर पर हज़ारों अफराद उनकी तब्दीली के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। ये सूरत हाल गुज़श्ता साल पेश आने वाले एक वाक़े की याद ताज़ा करती है, जब सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने इंसदाद बदउनवानी के इदारों की खुद मुख्तारी को महदूद करने की कोशिश की थी। उस वक्त वो कोशिश कामयाब रही थी। देखते हैं इस बार क्या नतीजा निकलता है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ समाजी कारकुन, माहिर तालीम और माहौलियात के मुहाफ़िज़ सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मुसलसल भूख हड़ताल के बाइस उनकी सेहत रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है और उनका वज़न भी तेज़ी से कम हो रहा है। आखिर सोनम वांगचुक कौन है, वो भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं और उनके मुतालबात क्या हैं? तफसीलात के साथ गाफिरा कादिर। मैं इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के करीब जंतर मंतर पर हूं, जहां पिछले कुछ हफ्तों से एक एहतिजाज जारी है, जिसकी शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की तरफ से हुई थी। ये जो आप स्टेज देख रहे हैं, इस पर सोनम वांगचुक है, जो पिछले कुछ हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इनका ग्लूकोज लेवल कम होता जा रहा है, सेहत मुसलसल ख़राब होती जा रही है और वज़न लगभग 9 किलो घट चुका है। इसके बावजूद सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन सोनम वांगचुक है कौन और आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, वो भूख हड़ताल पर क्यों है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। अगर आपने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स देखी है तो आपको फुनसुक वांगडू का किरदार ज़रूर याद होगा। ये किरदार असल ज़िंदगी के सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले सोनम वांगचुक एक इंजीनियर हैं जो तालीम के शोबे में इस्लाहत और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। उनके काम को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया है। सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहाँ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जवाबदेही की। और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती। तो आज मैं मजबूर होकर इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूं।
हम यहाँ आए तो थे सोनम वांगचुक से बात करने के लिए, लेकिन उनकी सेहत मुसलसल ख़राब होने की वजह से उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस हुआ है, वो अप्रॉक्स 9 kg हुआ है। 9 kg में बहुत बड़ी बात है। आज उनका एज है 59 एज, अभी ये आज 18 डे है। 18 डे में उनके जो पहले कोई भी इंटेक जब बंद हो जाता है, ओनली वाटर पे जब कोई रहता है, तो उसके बाद में उनके 5 to 7 डेज़ के बाद में मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। और अभी उनका मसल लॉस होने के बाद में जो उसका उनको अभी मीन्स यहाँ से वॉशरूम तक जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। हमें उनको पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है, उसमें भी हमें 1-2 बार उनको रुखाना पड़ रहा है, बैठाना पड़ रहा है। तो अभी उनकी स्थिति जो है वो चिंताजनक है। उनकी हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उनके इस हेल्थ की वजह से उनको कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, ये हम चिंता कर रहे हैं। एक आखिरी उम्मीद इस देश में हमें थी सरकारी परीक्षाओं से, कि वो सिस्टम में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये एहतिजाज इंडिया के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, पेपर लीक और इम्तिहान के निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जारी है। एहतिजाज करने वाले मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। तुमको देना होगा। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से पढ़ता हूँ, बट मैं अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ 8 साल से। तो मैं परसों लैंड कर रहा हूँ यहाँ पर इंडिया में। तो मैं सिर्फ अभिजीत भाई और सीजीपी की सपोर्ट करने के लिए, कि कल को ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं हमारे आगे फ्यूचर बच्चों के लिए, तो कल को हमसे बच्चे पूछेंगे कि मतलब तुम कहाँ थे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था। एक सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट यहाँ पर 17-18 दिन हो गए, बट सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है कि हम लोगों को अपने देश के साइंटिस्ट को नहीं खोना चाहिए। कोई बात करने को राज़ी नहीं है इन लोगों से। बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे अभी भी कितने लोग हैं आप यहाँ पर देखेंगे, तो और ज़्यादा मात्रा में लोग आएंगे तो ज़रूर बदलेगा, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी ने भी तो ऐसे ही किया था ना, शांतिपूर्वक ही था वो भी, और ये भी वैसे ही। सरकार ने कोई भी चेंज करने की नहीं बोला। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ बात कर लिया करते थे जब हमारे गांधी जी थे, और यहाँ तक कि आप अन्ना हज़ारे की बात ले लें तब भी बात हो जाया करती थी। कांग्रेस झुक गई थी 12वें दिन में, लेकिन हमारी सरकार अभी तक झुकी नहीं है। तो कम से कम बात कर लेनी चाहिए, वरना मैं कहूँगी क्योंकि ऐसे इंसान दोबारा नहीं आने वाले। कॉकरोच जनता पार्टी एक नया सियासी और समाजी प्लेटफॉर्म है जिसे अभिजीत दीपके ने उस वक्त कायम किया था जब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान मुबैना तौर पर बेरोजगार नौजवानों का मवाजना कॉकरोच से किया। हालांकि बाद में उन्होंने वजाहत की कि वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे मुख्तलिफ प्रोफेशंस में दाखिल हो जाते हैं। अब ये पार्टी लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर एहतिजाज कर रही है और 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक मार्च का ऐलान भी कर चुकी है। 20 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर से पार्लियामेंट शांतिपूर्वक मार्च करने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू करेंगे हम, बट अभी जो हमें सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है वो सोनम सर के हेल्थ की हो रही है। इट हैज़ बीन मोर देन 18 days नाउ ही इज़ ऑन अ हंगर स्ट्राइक। सरकार के लिए इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। 2-3 दिन से तो मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप हंगर स्ट्राइक एंड कर दीजिए, हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे, यू डोंट हैव टू रिस्क योर लाइफ। बट वो कह रहे हैं कि डोंट आस्क मी टू एंड द हंगर स्ट्राइक, आस्क द गवर्नमेंट व्हाई दे आर नॉट रेडी टू लिसन। नो काइंड ऑफ इनिशिएटिव हैज़ बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू हैव अ डायलॉग, and that is really sad because I don't know why the government is being so insensitive, and along with him there are many students who are on hunger strike और गवर्नमेंट बात भी नहीं करना चाहती है। like what kind of democracy is this? एहतिजाज में सोनम वांगचुक की शिरकत और उनकी भूख हड़ताल के बाद मशहूर मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय, अदाकार नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह और दीगर नुमाया शख्सियात ने न सिर्फ इस एहतिजाज की हिमायत की है बल्कि सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने की दरख्वास्त भी की है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि सोनम वांगचुक की हिमायत में जितनी शिद्दत से आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी वो हुआ नहीं। इनके नाम की पिक्चर तो बना दी जाती है और पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट भी होती है, एक दूसरे के लिए बताया जाता है कैसे होना है, मगर आज वो शख्स इधर हमारे जंतर मंतर पे मौजूद है। कोई हीरो कोई भी बात इसको नहीं ले रहा है, ना आमिर खान हो ना कोई भी हो। आज उनके लिए उनको सबको आवाज़ उठाना चाहिए कि आज इतनी बड़ी हस्ती हमारे सामने है, इनकी सपोर्ट में हम लोग सब हैं जितने यहाँ हैं। कॉकरोच सबसे बड़े कॉकरोच हम।
और अब दुनिया की बाकी अहम खबरों पर एक नजर डाल रही हैं समरा फातिमा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने ऐलान किया है कि 30 या उससे ज़्यादा उम्र के फ़ौजियों को टेस्टोस्टेरोन की कमी की स्क्रीनिंग की पेशकश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि अमरीकी फ़ौज के पास सही टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मौजूद हैं जो उनके मुताबिक एब्सोल्यूट बेस्ट काम करने के लिए दरकार हैं। आपको बता दें कि टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन भी कहते हैं और इसे मर्दानगी के पैमाने के तौर पर देखा जाता है। शुमाल मगरबी कनाडा के सूबे ओंटारियो में 100 से ज़्यादा वाइल्ड फायर्स भड़क रही हैं, जिससे मुतअद्दिद कम्युनिटीज़ ख़तरे में हैं। धुएं ने कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो को अपनी लपेट में ले लिया है, जहां अब धुंधला आसमान और दुनिया की बदतरीन हवा का मयार है। कनाडा इंटर एजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 1000 जंगली आगें फ़ाइल तौर पर जल रही हैं, जिनमें से अक्सर काबू से बाहर हैं। साइंसदानों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जंगलात में बंदर की एक नई नस्ल की दरियाफ्त की तस्दीक की है। नारंगी होठों वाला ये जानवर, जिसे मुकामी तौर पर लीक्वी ली के नाम से जाना जाता है, उसकी पहली बार 2008 में लोमामी नेशनल पार्क में तस्वीर कशी की गई थी। उनके मखसूस रवैये में ऊंची आवाज़ में पुकारना शामिल है, जो दूर दूर तक सुनाई देती है। बरतानिया में खून के नमूने लेने का एक ऐसा नया तरीका मुतारिफ कराया गया है जिसमें सुई का इस्तेमाल नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी उन मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो रही है जिन्हें सुई से खौफ यानी नीडल फोबिया महसूस होता है। मज़ीद तफसील खतीजा आरिफ से। हम करीब ही हैं भी। कुछ अरसा पहले खून का टेस्ट एबी और वहाँ मौजूद हर शख्स के लिए अजियतनाक था। एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। खुद को गेंद की तरह समेटकर जमीन पर बैठ जाती थी ताकि उसे उठाना या संभालना मुश्किल हो जाए। वो रोने लगती थी। ये बहुत तकलीफ देह होता था। मुझे नीडल फोबिया था, यानी सुई से खौफ आता था। मुझे डर लगता था और मैं उदास हो जाती थी। कुछ खौफजदा और कुछ उदास। हाँ। लर्निंग डिफिकल्टी से मुतासरा बच्चों की सेहत पर नजर रखने के लिए उनके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये डरावना होता है। बहुत से लोग खून के टेस्ट और के खासे तकलीफदेह तजुर्बात से गुजरते हैं। उन्हें बार बार मुआयना करवाना पड़ता है। इससे सबको परेशानी होती है। मेरे लिए, तीमारदार के लिए और सबसे बढ़कर मरीज के लिए सबका हाल बुरा होता है। टैप डिवाइस ने ये बिल्कुल बदल दिया है। ये जिल्द के नीचे मौजूद कैपिलरीज से ऐसे खून खींच लेता है कि महसूस नहीं होता, न बड़ी सुई न कोई हंगामा। बड़ा फर्क। टैप ब्लड से बहुत फर्क पड़ा है ना? हाँ। ये टेक्नोलॉजी कई बरसों से अमेरिका में राइज है, जहां देहात में मरीज इसे खुद अपना टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक साइंसदान ने सोचा कि शायद ये एबी जैसे अफराद के मसले का हल भी। हम इंटरनेट देख रहे थे तो हमें जिल्द से खून के नमूने लेने वाले आलात नजर आए। हमने सोचा क्यों ना ये तरीका आजमा कर देखा जाए, फिर आजमा लिया। मोकम बे ट्रस्ट की ये स्कीम अब दुनिया भर की तवज्जो का मरकज है और NHS इसे पूरे मुल्क में राइज करने पर गौर कर रहा है। लेबॉर्ट्रियों, लर्निंग डिफिकल्टी से वाबस्ता नर्सों, कम्युनिटी हेल्थ केयर स्टाफ, डॉक्टरों, बिलखसूस बच्चों के डॉक्टरों और मुल्क भर के दूसरे तिबी माहिरीन बड़ी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। और बाज़ कौमी रफ़ाही इदारे भी कौमी सतह पर इसे मुतारिफ करवाने के लिए कोशा हैं। अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन इम्कानात रोशन हैं। जो लोग पहले रोते हुए जाते थे, अब उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। हमारे लिए सब कुछ बदल गया है। टेस्ट में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। यूं आओ और यूं जाओ। टैबलेट्स मजे की चीज है। टैबलेट्स मजे की चीज है। अब वो यहाँ खुशी खुशी आती है। मेरे ख्याल में ये एबी का नारा बन गया है ना? 6 करोड़ 70 लाख साल कदीम टायरानोसोर्स यानी टी रेक्स का एक फॉसल ढांचा न्यूयॉर्क में दुनिया के मारूफ नीलाम घर सोथोबीज की नीलामी में 3 करोड़ 74 लाख पाउंड यानी 5 करोड़ 1 लाख डॉलर में फरोख्त हुआ है। ये किसी भी डायनासोर के लिए अब तक की अदा की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। सोथोबीज के मुताबिक इस गोश्तखोर और ख़तरनाक डायनासोर का ये ढांचा 12 फुट यानी 4 मीटर से ज़्यादा बुलंद है और इसकी 60% से ज़्यादा हड्डियाँ बरामद होने के बायस ये अब तक मिलने वाले मुकम्मल तरीन नमूनों में से एक है। मंगल को होने वाली इस फरोख्त में कामयाब बोली देने वाले की शिनाख्त अभी जाहिर नहीं की गई है। 2021 में अमरीकी रियासत साउथ डिकोटा के एक दूर दराज इलाके में दरियाफ्त होने वाले इस टी रेक्स को गस का नाम दिया गया है। याद रहे कि टी रेक्स वो डायनासोर है जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं। किंग कॉन्ग और जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में दिखाई देने के बाद और एक बरतानिया के रॉक बैंड का नाम का हिस्सा बनने के बाइस ये हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। मजीद तफसील रुबाब बतूल से।
اس تاریخی لمحے کی شروعات آکشن روم کے گلیمر سے بہت دور ہوئی۔ 2021 میں ساؤتھ ڈیکوٹا کے ایک دور دراز پہاڑی رینچ پر فوسل کلیکٹرز اپنے شکار کی تلاش میں تھے جب انہیں ایک میٹاٹارسل یعنی پاؤں کی ہڈی ملی جو کہ بہت بڑی تھی، ایک ٹی ریکس کے سائز کی۔ 3 سال تک گرمیوں میں کھدائی کے دوران سینکڑوں ہڈیاں ملی اور انہیں جوڑنے میں مزید 3 سال لگے، اور اس سب کا نتیجہ ہے 3.8 میٹر لمبا گز جو اپنی قسم کا اب تک ملنے والا سب سے مکمل اسپیسیمن ہے۔ اس کی کھوپڑی پر کاٹنے کے نشان تھے، یعنی خطروں سے بھرپور زندگی، اور اس کی کھوج کے پیچھے ٹیم کے لیے آج کی سیل ایک اہم لمحہ ہے۔ میرے خیال میں یہ دیکھنا کہ لوگوں کے لیے سائنس کتنی اہم ہے اور لوگوں میں اس کا کتنا شوق ہے بہت عمدہ بات ہے۔ یہ عام طور پر سائنس کے لیے خوش آئند ہے۔ ہمیں کامیاب بولی لگانے والے کی شناخت کے بارے میں کچھ عرصے تک پتہ نہیں چلے گا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اتنی بڑی قیمت کسی عجائب گھر نے ادا کی ہوگی جس کی وجہ سے سائنسدان پریشان۔ لوگ اسے سائنسی نظریے سے دیکھنے کے بجائے آرٹ کے طور پر دیکھنے لگے ہیں، جو کہ بہت پریشان کن بات ہے۔ شاید یہ آخری بار ہوگی جب دنیا گس دی ٹی ریکس کو دیکھ پائے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک گزارش۔ آپ نے اس ماہ دیکھا ہوگا کہ میرے کئی جو سیربین پروگرام ہے میں اس کو ہوسٹ نہیں کر سکا، آپ اس کو سن نہیں سکے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے کتنے عادی ہو چکے ہوں گے، کیونکہ میں نے بھی جو یہ شروع کیا تھا تو میں نے بھی سیربین میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا، میرے دادا سنتے تھے، میرے والد صاحب سنتے تھے، پھر میں سننے لگ گیا، اور پھر وہ اچانک سے سلسلہ بند ہو گیا کوئی 60-70 سال کے بعد، اور اس کی اتنی عادت بن چکی تھی کہ رات کو نیند آنا بھی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ شب نامہ سنے بغیر جو 10:30 بجے آتا تھا ریڈیو پہ تو نیند نہیں آتی تھی، اور اتنی کمپریہنسو اور جامع اور جو ہے بالکل غیر جانبدار جو خبریں ہوتی تھی وہ صرف ہمیں BBC اردو سیربین کے ریڈیو پر ملتی تھی۔ تو اس کے بعد اس کی یاد میں ہم نے اس کا جو ہے یہ ZBC سیربین شروع کیا ہے۔ اب میں اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، آپ کی محبت بتا سکتی ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ جو یہ 5-6 دن میرا اس کے پروگرام آپ نہیں دیکھ سکے اس ماہ میں، تو اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرنے کے لیے آج میں آیا ہوں کیمرے کے سامنے۔ ویسے مجھے اتنا خاص شوق نہیں ہے اس کے سامنے آنے کے، تو اب میں اس وقت گلگت بلتستان کے ایک ایسے جگہ میں ہوں گزشتہ 20 دنوں سے، جہاں پہ ہم ایک جہاں بین نام کی ڈاکومنٹری جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا سیربین میں۔ تو اس کے لیے کہیں سگنل ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے، کہیں GSM بھی نہیں ہوتا، وائی فائی انٹرنیٹ تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور آپ کے لیے وہ پروگرام جلدی جلدی سے ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر وہ پوسٹ کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کی جو راتیں ہیں وہ بے چین نہ ہوں۔ آپ پیچھے میرے چشمے کا جو ہے شور بھی سن رہے ہوں گے، رات کا وقت ابھی بھی میں نے یہاں پہ گاڑی روکی ہے اور آپ کو پروگرام مکمل کیا ہے، یہاں سے کسی طریقے سے انٹرنیٹ کا ارینج کیا ہے، اور وہ آپ کو پوسٹ کرنے کے بعد اب میں سکون سے ڈرائیو کر سکوں گا۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔